बात होती है तो होती है कोई बात, वरना बेबात तो कोई बात नहीं होती। लेकिन बात ये भी उठ रही है अब कि कुछ लोग अपनी मांगों के लिए बैठे हुए हैं दिल्ली के बॉर्डर्स पर, लेकिन बाकी लोग ये देख रहे हैं कि वो लोग बैठे हैं, बाकी लोगों का भी कोई हक होगा। तो इस आंदोलन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो साधारण व्यक्ति के लिए एक वायलेशन के तौर पर या कानून का उल्लंघन के तौर पर देखा जा सकता है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं आशुतोष बंसल जी। आशुतोष जी, आपने क्या देखा इसमें? जिस तरीके से कोरोना में 10, 20, 50 लोग या घर के लोग भी एक अलग कमरे में बैठते हैं, वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, अलग अलग बॉर्डर्स पे बैठे हैं वह लोग। ये एक बहुत विकट समय में कह सकता हूं इस चीज को। सबसे पहला उल्लंघन तो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। सेक्शन 51 to 60 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्लियरली कहता है कि इस तरीके से आपने कोई डिजास्टर, कोई आपदा चल रही है और आप इस पर्टिकुलर सारे कानूनों को, सारे नियमों को ताक पर रखकर आ रहे हैं। सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी क्लियरली कहता है कि आप कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस, कोई भी जारी नियमों को अपनी मर्जी से उल्लंघन करते हैं, अपनी इच्छा से उल्लंघन करते हैं, उनको सबको ताक पर रखकर उल्लंघन कर रहे हैं, तो आपने वह गवर्नमेंट के लिए वह एक अपराध के समान है। बिना मास्क के लोग आपको वहां आमतौर पर घूमते मिल जाएंगे। 90% लोग अगर उस तरीके से घूम रहे हैं तो वह प्रदर्शनकारियों के लिए भी वह उतना ही घातक सिद्ध हो सकता है, कानून की धाराओं के अलावा। हमने ये देखा है कि नॉर्मल व्यक्ति को तो पुलिस पकड़ पकड़ के, या कार के अंदर इंडिविजुअल आदमी है तो भी उसको उतार के 2,000 रुपये का जुर्माना हो जा रहा है दिल्ली में। देखिए, इस विषय में मैं आपसे आपकी बात से मैं यही कहूँगा कि देखिए, इतने किसान वहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं, शायद ये कहना भी गलत नहीं होगा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी खराब हो रही है। कि आपने जैसा कहा कि अगर एक व्यक्ति, मैं एक इंडिविजुअल जा रहा हूँ तो मेरे को तो रोक सकती है पुलिस, आपको रोक सकती है, मगर वह लोग जो वहाँ पर इतने सारी संख्या में है, अगर किसी ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ है तो पुलिस उनको कुछ नहीं कह पा रही है। मैं ऐसा कहूँगा शायद पुलिस भी एक स्तर तक, मैं ये कहूँगा कि मजबूर हो चुकी है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एफरे, या मैं कहूँगा कि जिस तरीके से किसी भी प्रकार के, पुलिस को भी डर है कि किसी भी प्रकार का रॉयट हो सकता है वहाँ पर, तो यह भी कानून का उल्लंघन है। अच्छा, हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी खबरें भी आई हैं कि कुछ किसानों की मौत हुई है वहाँ पे। देखिए, किसानों की जो मौत है, वहाँ पर बैठे प्रदर्शनकारियों की मौत दुखद है, मैं कहूँगा। आप ये देखिए कि कुछ लोगों ने वहाँ पर सुसाइड नोट भी छोड़ा, तो इसे हम क्या कहेंगे? क्या ये अबेटमेंट टू सुसाइड नहीं है? क्या ये सुसाइड के करने के लिए उनको उत्तेजना व्यक्त करना नहीं है कि आप उत्तेजित होइए, कि आप कोई ऐसी बात बोलिए कि जिससे वह सुसाइड कर ले? क्या ये आईपीसी की धारा 306 के तहत, 306 के तहत एक दंडनीय अपराध नहीं है? और उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डायरेक्ट नहीं मारा गया। मैं भाई देखिए, एक हत्या तो होती है कि भाई उन्होंने कोई वेपन लेकर, कोई हथियार लेकर किसी की हत्या करी हो, मगर वहाँ ऐसा भी नहीं हो रहा। उन लोगों ने नेग्लिजेंस से, जो आयोजक हैं, क्योंकि हम कोई छोटा सा, हम सामान्य भी कोई आंदोलन, कोई जागरण, कुछ छोटा सा कार्यक्रम रखते हैं, तब भी हमें लोकल बॉडीज, पुलिस की परमिशन लेनी होती है। वहाँ वह आंदोलन चल रहा है, किसके पास किसकी परमिशन है? कोई हमें बता सकता है इस विषय पर? और इसी तरीके से वहाँ पर जो आयोजक हैं, जो अन्य लोग हैं, जो इसको अपने आप को कर्ता धर्ता कहते हैं, उन पर 304A भी लागू होती है। वह भी एक दंडनीय अपराध है भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा के तहत। नेग्लिजेंस के वजह से मौत हो रही है, नेग्लिजेंस की वजह से मौत हो रही है, वरना वह लोग 60 लोग अपने घर पे शायद सुरक्षित बैठे होते, शायद वे अपने परिवार के साथ बैठे होते। और इसी नेग्लिजेंस के कारण यह कानून में वो मृत्यु की बजाय हत्या के समान मानी जानी चाहिए, कि ऐसे वहाँ पर इस तरीके का वातावरण पैदा किया गया कि उन लोगों की मृत्यु हो जाए, या इस तरीके से ढील छोड़ी गई कि उन लोगों की मृत्यु हुई। आंदोलन के अलावा क्या उन्हें रोड ब्लॉक करने का अधिकार है? यह भारतीय दंड संहिता आईपीसी की सेक्शन 152 और 160 के तहत भी दंडनीय अपराध है, क्योंकि इसमें मेरा संवैधानिक अधिकार, मेरी फंडामेंटल राइट जो है वायलेट हो। और इसी तरीके से हम देखेंगे, वहां पर आप देखिए कितने लोग ऐसे हैं जो पेड़ों को काट रहे हैं, वो भी एक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, वह भी एक दंडनीय अपराध है। और जिस तरीके से पेड़ों को काटा जा रहा है, वहाँ हाथ पर, वहाँ लकड़ी को गर्म करके हाथ सेकने के लिए, वह भी आईपीसी के सेक्शन 302 के जैसा ही एक अपराध है, कि आपने पेड़ को मारना भी एक इंसान को मारने के जितना ही घृणित अपराध कहा जा सकता है। हम वहाँ पर देख, ऐसा है कि 302 के जैसा माना, 302 के जैसा ही है, क्योंकि हमने जिस तरीके से वहाँ पर लोग बैठे हैं, आप ये लगाकर चलिए कि वह मर्डर ही है। आपने पेड़ को काटा तो पेड़ को दोबारा उगने में वह पेड़ 10, 20, 25, 30 सालों में वहाँ तक पहुँचा होगा, जिस स्थिति में आपने उसको अपने एक दिन के हाथ सेकने के लिए काट दिया। तो कोर्ट ने
एनवायरमेंटलिस्ट ने कई दफ़ा उसको कहा है कि उस पर्टिकुलर चीज़ को आज उसी तरीके की धाराएं उस पर रजिस्टर की जाती हैं जैसे कि इंसान को मारने की करी जाती है। आप जैसा वहाँ देख पा रहे होंगे कि कुछ लोग कुछ ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं जो मोदी जी के व्यक्तिगत तौर पे कि भाई है मोदी मर जा तू, या जैसे जो कुछ पीछे कुछ एक महान क्रिकेटर के पिता ने भी कहा था कि भाई भारतीय नारियाँ या हिंदू नारियाँ जो है वो कुछ बड़ी अभद्र टिप्पणी थी। तो यह भाषाएं जो हैं वहाँ पर वह भी एक दंडनीय अपराध है आईपीसी के सेक्शन 295 और 298 के तहत। हाँ, कुछ ने तो ब्राह्मणों के बारे में ब्राह्मणों के बारे में भी उस तरीके की भाषा कि आप किसी की धार्मिक भावनाओं को, आप किसान हैं, आपको आंदोलन करना है, आप आंदोलन कर सकते हैं कानूनी प्रक्रिया से, मगर आप किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़का के या देश के खिलाफ या खालिस्तान के भी कुछ पोस्टर्स देखे गए या कुछ ऐसे लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के भी कुछ ऐसी चीज़ें देखी गई कि इन लोगों को रिलीज़ करो या आर्टिकल 370 जिनका इस आंदोलन से डायरेक्ट कोई मतलब नहीं लगता है। और रिलीजियस फीलिंग्स के लिए आईपीसी के सेक्शन 295 और 298 दोनों ट्राइबल हो सकते हैं इस पे कि जिस तरीके की भाषा एक खास विशेष समुदाय या विशेष जाति धर्म के लोगों के लिए करी गई है। देखिए, जिस तरीके से किसान आंदोलन के नाम पर टोल प्लाजास को रोका गया, टोल प्लाजा में सरकार के रिवेन्यू को लॉस करने का प्रयास किया गया, आईपीसी के सेक्शन 427 के तहत वह एक दंडनीय अपराध है। इसे मैं डायरेक्ट सिडिशन या देशद्रोह तो नहीं कह सकता, देशद्रोह की ठीक है कुछ, मगर मेरे अकॉर्डिंग इसमें कहीं ना कहीं देशद्रोह सेक्शन 124A भी अट्रैक्ट करता है, क्योंकि आपका किसी व्यक्ति से, किसी कानून से जो भी आपका विरोध है, आप उसका अवश्य विरोध कर सकते हैं, मगर उस विरोध की एक प्रक्रिया है, उसका एक सिस्टम है। देश को टोल से लॉस करके उससे कहीं से कोई लाभ नहीं दिखा। आज वह लोग धरने पर बैठे हैं, मगर कल वही लोग जब अपने गांव में जाते हैं तो वह व्यक्ति जो अपने गांव में सुरक्षित बैठा था, क्या वह कोरोना संक्रमित नहीं हो सकता? उसकी क्या गलती थी? क्या उसको संवैधानिक, क्या उसको फंडामेंटल राइट नहीं है कि वह अपने जीवन को सुरक्षित रखे? आर्टिकल 21 क्या कहता है कि हर व्यक्ति को संवैधानिक अधिकार है कि वह अपने जीवन को सुरक्षित रख सकता है। आपकी कुछ प्रदर्शन या कुछ आंदोलनों से दूसरे व्यक्ति का जीवन प्रभावित हो रहा है तो यह भी एक अलग विषय रहेगा।